नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको लेकर आए राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज। हमारे YouTube सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साधुवाद। काफी समय बाद YouTube चैनल पर हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। काफी बच्चों ने इसकी डिमांड भी रखी थी और फिर अब एग्जाम का दौर है तो थोड़ा सा हम लोगों ने भी सोचा कि बच्चों को और भी किसी न किसी रूप में बेनिफिट दिया जाए। यूं तो हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे पेपर पहले से सॉल्यूशन दिया गया है, पहले से बहुत सारे पेपर जो है यहाँ पर YouTube चैनल पर डाले गए हैं और आपको वो सारे पेपर देखने भी चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्नों का संग्रह वहां पर आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर सॉल्यूशन मैंने वहां पर आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे पेपरों को देखोगे तो शायद आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बाकी आप जो चाहेंगे वही करोगे। थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर आज हम आपको लेकर आए राजस्थान जीके का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी लगभग बहुत कम बच्चे इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अधिक संख्या में जुड़ेंगे। तो देखिए, ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करें उससे पहले कि मैं आपका ये यहां शुरुआत करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। टेस्ट पेपर में देखिए ये टेस्ट पेपर राजस्थान जीके, ठीक है। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? यह क्वेश्चन सर्वाधिक तेल यानी कि क्वेश्चन है सबसे ज्यादा तेल किसके बीजों में, ये जो दिए गए यहां पर ऑप्शन है, विकल्प है, इनमें वो पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा तेल किसके बीजों में पाया जाता है। तो बच्चों यहां एक तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और अरंडी। तो इसमें राइट करना है आपको। इसमें आपको जो सही उत्तर करना है वो अरंडी होगा। अरंडी के बीजों में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान की एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं इसको अच्छे से देखेंगे। राजस्थान में जो दलहन फसल नहीं, तिलहन फसल हैं, उन तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा जो तेल निकलता है वो निकलता है अरंडी में। अब सवाल ये उठता है कि अरंडी जो है राजस्थान के कौन से जिलों में उत्पादित होती है। तो अरंडी के लिए यहां पर एक छोटा सा मैं राजस्थान का मैप बना रहा हूं और यहां पर जिन जिलों में अरंडी का उत्पादन होता है वो नंबर 1 पर तो आता है सिरोही। तो बच्चों एक तो सिरोही में अरंडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है राजस्थान में। अब देखिए यहां पर यदि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी ज्यादा 30 प्रश्न में आपको लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। तो देखिए सिरोही से ऊपर राजसमंद भी एक जगह है। तो सिरोही और राजसमंद के बाजू में पाली, तो ये पाली हो गई। और एक यहां पर बांसवाड़ा। तो राजस्थान में जो अरंडी का जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? एक तो होता है सिरोही में, ठीक है, दूसरा होता है पाली में, तीसरा होता है राजसमंद में, और चौथा जो अरंडी का जो उत्पादन होता है वो उदयपुर में होता है। सॉरी, उदयपुर में नहीं, ये जो 4th नंबर पर आएगा ये है हमारा बांसवाड़ा, ठीक है। बच्चों आराम से इस पेपर को हल करें, कॉपी और पेन अपने पास रखें और आराम से इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। आराम से, कुछ बच्चे जुड़ भी गए, कुछ बच्चे जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे।
बीच बीच में मैं आपके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा यहां पर कि कोचिंग कब से खोलेंगे, तो मैं आपको जानकारी दे दूं बच्चों, कोचिंग के बारे में आज या कल में डिसीजन हो जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं 1-2 दिन में कोचिंगों का डिसीजन हो जाएगा और फिर आपको भी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आप अपने तमाम मित्रों को बोलिए कि वो इस लाइव टेस्ट सीरीज से जुड़े। अभी ये हमारी इस सीजन की फर्स्ट टेस्ट सीरीज होगी और आप अपने मित्रों को बोलो, लाइक करो, शेयर करो, तो ये सब कुछ आप करोगे तो थोड़ा हमको भी ठीक लगेगा। खैर कोई बात नहीं, अभी शुरुआत हम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए। तो सिरोही, पाली, राजसमंद और बांसवाड़ा में अरंडी का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, झुंझुनू के संस्थापक थे। सबसे पहले तो आप इसको हल करें, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे। तो ये सवाल तमाम वो क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव और मोहम्मद खां। तो पहले आप अपना जवाब भेजें। अभी तक किसी बच्चे का जवाब नहीं आया है, पहले आप अपना जवाब भेजें और मुझे बताएं कि झुंझुनू के संस्थापक कौन थे। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? प्रश्न का जवाब भेजें जल्दी से। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आप में से किसी भी बच्चे का अभी जवाब नहीं आया है। घनश्याम मीना जी का ये प्रश्न है कि भाई ये कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे। तो मैं इनको ये बता दूं भैया, आप थोड़ा सा सब्र रखें और बिल्कुल मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अभी कुछ बच्चे भेज भी रहे हैं। झुंझुनू के संस्थापक 2 में डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जवाब आया डी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद खां। अब ये यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो मोहम्मद खां थे, इनका जो वंश था उसका नाम था कायम खानी। अब इसको देखो, कॉपी में नोट करें, इनका जो वंश है इस वंश का नाम है कायम खानी। अब फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा कि कायम खानी क्या है। तो बच्चों, कायम खानी एक सिलसिला हो गया एक तरीके से, उर्दू में अगर बोलें तो कायम खानी एक मुसलमानों की शाखा हो गई। तो ये एक मुसलमानों की शाखा थी, लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है कि ये मुसलमानों की शाखा कैसे बनी होगी। ठीक है, तो जब महमूद गजनवी जब भारत में आया था तो ये शेखावटी की तरफ चले गए और शेखावटी में उस समय चौहान वंश का शासन हुआ करता था। अशोक नजर नहीं आ रहा है कहीं इसमें, शायद इसमें अशोक प्रजापत। तो ये महमूद गजनवी शेखावटी में उस समय चौहानों का शासन था, चौहान जाति के लोग यहां शासन कर रहे थे। महमूद गजनवी ने इन चौहान लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। अब जो चौहान राजपूत जबरदस्ती मुसलमान बने, उनकी एक मुस्लिम शाखा अलग बन गई और इसी शाखा का नाम हो गया कायम खानी। इसी कायम खानी शाखा के एक सदस्य थे मोहम्मद खां, जिन्होंने झुंझुनू की क्या कर दी थी, स्थापना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि झुंझुनू एक हिंदू डायनेसिटी रहा और वहां पर तो झुंझुनू में या तो बदन सिंह होना चाहिए, राज सिंह होना चाहिए, राव अर्जुन देव होना चाहिए, मोहम्मद खां कहां से आ गया। सच्चाई यह है कि मोहम्मद खां जो था ये वास्तव में चौहान थे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि महमूद गजनवी ने इनके वंशजों को जबरदस्ती मुसलमान धर्म कबूल करवा दिया और उससे उनकी एक शाखा बन गई अलग, जिसका नाम था कायम खानी शाखा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। पहले तो आप उत्तर प्रेषित करें। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। जल्दी से उत्तर भेजें।
मनीष खान इसमें जवाब भेज रहे हैं डी, 28 दिसंबर 2009। और अनीता शर्मा भेज रही हैं क्वेश्चन नंबर 3 में डी, 28 दिसंबर 2009। लेकिन बच्चों मोनू फौजदार ने 3 में सी भेजा। और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने शुभम शर्मा, विष्णु, मुबारिक और गोलू देशवाल, राकेश गुप्ता, ये राकेश गुप्ता, गोलू देशवाल गलत भेज रहे हैं, जवाब बी भेज रहे हैं। सही इसका जवाब बिल्कुल सही भेजा है कुछ बच्चों ने। 18 फरवरी 2010 को राज्य में नई वन नीति की घोषणा हुई। और आपको बच्चों ये भी बता दूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, इस तरीके से और पूछता कि राज्य में प्रथम वन नीति कब बनी, तो देखिए राज्य में जो फर्स्ट वन नीति बनी वो भी यही थी। और ये सबसे नवीनतम वन नीति भी है जिसमें ये घोषणा की गई थी। नवीन वन नीति में सिर्फ इस नीति का उद्देश्य था कि भारत में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में वन संपदा में वृद्धि हो। ठीक है, वनों की प्रतिशतता में वृद्धि हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आपको ही इसका जवाब भेजना है बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है कि राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है। बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन है। यानी कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है, पहली बात तो यही बताओ। 33वां जिला प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ की पोजीशन आपको समझ में ही आ गई होगी कि ये उदयपुर संभाग में है। ठीक है, ये जो प्रतापगढ़ है ये राजस्थान का 33वां जिला बना, जिसे यहां जो 2008 में बना, तो ये 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। ये हमारे राजस्थान का अंतिम जिला है। मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, चाहे वो गोलू देशवाल हो, चाहे वो यहां पर नीलम चौधरी हो, या फिर प्रीति फौजदार हो, छोटूलाल मीना हो, राकेश गुप्ता हो और मनीष खान हो, विष्णु वीर हो या मनीष खान। इन तमाम बच्चों ने, सुखराम गुजर, नमस्ते भाई, आप लोग लगातार अब इन टेस्ट सीरीज से जुड़िए ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले। तो यहां राइट क्या होगा, उदयपुर। इसमें लगातार जुड़े रहना, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक क्वेश्चन में से कई कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो बच्चों ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम जनसंख्या है वो कहां पर है, जैसलमेर में। और फर्स्ट पोजीशन पर तो ये है। और ध्यान रखें सेकंड पोजीशन पर क्या है, टोंक। आपका क्या जवाब आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जवाब आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। तो इस तरीके से सरजीत 5 में बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सरजीत। मंजू यादव बी, सरजीत 5 में बी, मनीष खान बी। ये बच्चे बहुत बढ़िया जवाब लिखकर भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। टोंक राजस्थान में सेकंड सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाली रियासत या जिला है। और अब तो जिले की बात करेंगे क्योंकि जिला ही पूछा है। और जैसलमेर फर्स्ट पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, जब राजीव गांधी जी हमारे देश के पीएम थे, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1980 की। उस समय ऐसे राज्य जो पिछड़े थे, जहां पर लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे, जहां पर शिशु भी काफी संख्या में जन्म लेने के साथ ही मर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था आशीष। ये महान आशीष जी जो हैं, इन्होंने ऐसे राज्यों के लिए एक नई टर्म निकाली कि जो राज्य शिशु और मातृत्व मृत्यु, जिनमें शिशु मृत्यु दर भी अधिक है और मातृत्व मृत्यु दर भी अधिक है, इसको उन्होंने देखा
तो इन्होंने सर्वे किया कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि यहां बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मरने की वजह बीमारी मोस्टली होती। तो इन्होंने ये माना कि लगभग बीमार लोग ज्यादा हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि भारत के 4 जो राज्य हैं ये बीमारू राज्य हैं, BIMARU। अब बच्चों बीमारू का मीनिंग क्या हुआ? इसमें टोटल 4 स्टेट आए। कौन कौन से आए? PI का मतलब हुआ बिहार, PI का मतलब क्या हो गया? बिहार, और MA का मतलब हो गया मध्य प्रदेश यानी कि MP, और R का मतलब हो गया राजस्थान, और U का मतलब हो गया UP उत्तर प्रदेश। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि बीमारू राज्य कितने राजस्थान भारत में? 4। लेकिन आज भी इन चारों राज्यों में से जो 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये इस कैटेगरी से लगभग बाहर निकल चुके हैं, और उत्तर प्रदेश निकलने वाला है। तो इनमें बीमारू राज्यों में इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रयास किया बीमारू राज्यों की कैटेगरी में से निकलने का, वो राजस्थान ने किया, और ये बढ़िया पोजीशन में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है, लेकिन इतनी अच्छी सुंदर क्लास है यार, आप लोग इतनी कम संख्या में आते हो, मजा नहीं आता पढ़ाने का। कई बच्चे तो बार बार ये कहते हैं कि सर आप लाइव आइए, आप पढ़ाते क्यों नहीं? मुझे फोन पर शिकायत कर रहे हैं कि सर हमें आपसे एक शिकायत है कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे। ऑनलाइन नहीं आने की वजह आप लोग हैं, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट लेंगे, आप लोग अधिक संख्या में पढ़ेंगे, तो मैं यहां पर डेली आऊंगा। यदि आप नहीं आओगे और ये 10, 20, 30 बच्चे जो है इसको देखेंगे, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मान्यवर, आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को हमारी इस लाइव क्लास के बारे में बताएं, और मुझे आप एक बार सूचना जरूर दें यदि आप चाहते हैं यस कि क्लास चलती रहे। हालांकि आप तो चाहते ही हैं कि जब भी आप लोग आए, लेकिन अधिक संख्या में अगर आ जाए तो इसके लिए आप जरूर कर सकते हैं प्रयास। अगर इसमें 100-150 बच्चे वॉच करें तो हमको अच्छा लगेगा। मैं पहले भी जब आपको क्लास देता था तो उसमें भी बताता था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर उसमें हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो थोड़ा सा बच्चा ये बोलता है कि सर हमारा नेट खत्म होता है, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो लगातार पढ़ाते रहेंगे। भैया इधर आ जाइए आप लोग। तो यहां बीमारू का मतलब फिर सुनिए, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी 4 हैं, और इस टर्म को यूज करने वाले कौन थे? मिस्टर आशीष कुमार थे। ठीक है, ये ध्यान रखें, मिस्टर आशीष कुमार बोस ने 1980 में ये शब्द दिया। 4 स्टेट इसमें शामिल किए गए हैं, बिहार, MP, राजस्थान, यूपी। ओके, और अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे बीमारू जो शब्द है ये बहुत क्लियर हुआ आपका, बीमारू शब्द आपका बिल्कुल क्लियर हुआ, और इससे रिलेटेड अब कोई भी सवाल अगर आएगा, पूछा जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप उसको सही करके आएंगे। ठीक है, राजस्थान के लोह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। सबसे पहले तो मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, तो महोदय आप लोग भेजिए कि आप इसका क्या जवाब मुझे भेज रहे हैं, लोह पुरुष कौन था। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स देख रहा हूं। जिन बच्चों का जवाब आ रहा है, आमिर हुसैन हैं, विष्णु वीर हैं, मनीष खान है, ममता सैनी है, और रीट वाले बच्चों को, राजस्थान पुलिस वाले बच्चों को, पटवार भर्ती परीक्षा वाले, वन विभाग वाले, यानी कि राजस्थान जी के जिन बच्चों के किसी भी कंपटीशन में आ रही है ना, उनको तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। तो लोह पुरुष में आप लोगों का जवाब आ रहा है ए। लोह पुरुष में आपका जवाब आ रहा है मोहनलाल सुखाड़िया। कुछ बच्चे डी भी लिख रहे हैं, जयनारायण व्यास, कुछ बच्चे बी भी लिख रहे हैं, कुछ सी भी लिख रहे हैं, लोकेश यादव सी लिख रहे हैं, सी का मतलब दामोदर दास लाल, और प्रतिहार दिनेश, ऋषि, रीजनिंग RS टीम जयपुर। हाँ जी दिनेश जी, हमने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोन नहीं लगा। कृपा करके आप एक बार कॉल मुझे जरूर करें। अगर ये दिनेश जी देख रहे हैं तो RS टीम में पढ़ा रहे हैं, तो हम भी आपसे मुलाकात करेंगे। आपने नंबर भी भेजा है, मुझे बोला भी है। खैर अपना एडवर्टाइजमेंट कीजिए, लेकिन एक बार मुझे कॉल जरूर करना आप लोग।
लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास टोंक, ये टोंक के रहने वाले बच्चों, और कौन थे? ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है, दामोदर लाल व्यास, ठीक है, टोंक के निवासी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है। अब आप देख लीजिए आपने कितने बच्चों ने इसका सही जवाब भेजा है। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब ठीक नहीं भेजा है, ठीक है। तो यहां पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें कुछ ये आ गया ये, हाँ। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर। देखिए ये जब मैं नदी का टॉपिक पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका जवाब ही गलत देते हैं। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। ये कौन से कस्बे का धरातल स्तर पूछ रहा है, ये उसके नदी के पेटे से नीचा है। पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक और बालोतरा। इसका जवाब बिल्कुल जल्दी से भेजें, जल्दी से भेजिए बच्चों, इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। इसका जवाब भेजें। तो आपने भेजा है विष्णुवीर 8th में डी, बालोतरा। हाँ जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद यही थी कि आप डी भेजेंगे। और आपको यह बता दूं, सन 2011 में इस सवाल को पूछा गया है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में, और यह सामाजिक विज्ञान में इस सवाल को पूछा गया आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में। और देख लीजिए सभी बच्चों का यह उत्तर गलत है। एक लोकेश यादव जी का उत्तर मुझे सही लग रहा है। आप देखिए कमेंट में, देखिए लोकेश यादव जी ने क्या भेजा है। लोकेश जी ने बी आंसर भेजा है, जो कि बिल्कुल राइट है। ये ध्यान रखें, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को इसी की वजह से दिया, मैक्सिमम बच्चा इसका जवाब बालोतरा करके आएगा बच्चों। तो ये ध्यान रखें। तो मैं जब आपको घग्गर नदी पढ़ाता हूं तो उस समय घग्गर नदी के संदर्भ में जो बच्चे मैक्सिमम, खैर मेरे पुराने स्टूडेंट ही हैं, वो आप देख लीजिए। सर पहले मैंने दिया, वेरी गुड। शबनम राजपूत, बिल्कुल बहुत बढ़िया है बेटा, आपने अगर दिया है तो बहुत बढ़िया है, आपने अच्छा जवाब दिया। मेरा भी सही है, नीलम बोल रही है मेरा भी सही है। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है नीलम, आप टीचर बन गई हो, बहुत बहुत बधाई आपको। तो घग्गर नदी इसका सही जवाब है। और घग्गर नदी का के पेटे से भी जो नीचे है हनुमानगढ़ जंक्शन। तो जब मैं पढ़ाता हूं घग्गर नदी तो तब मैं इस बात को लिखवाता हूं कि घग्गर नदी में जब उफान आता है तो बाढ़ कहां आती है। अब बताओ यहां पर बालोतरा तो सॉरी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान वाला तो है ही नहीं। तो मैं यहां दोनों बातें, राजस्थान के तो हनुमानगढ़ जंक्शन पर बाढ़ आती है, और क्योंकि ये पानी इसके पेटे से नीचे है तो पानी ओवरफ्लो होगा नदी में से, तो ये इस हनुमानगढ़ जंक्शन एरिया में भर जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो बाढ़ आती है वो फोर्ट अब्बास में आती है। तो नोट कर लें, ये सारे प्रश्न है, किताबों में ज्यादा नहीं उलझे। मैं अक्सर आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा हल करें। अब देखिए यहां पर आपने गलत जवाब दिया, जबकि इसका सही जवाब होगा हनुमानगढ़ जंक्शन। बच्चों देखिए ये जो बालोतरा की आप बात कर रहे हो ना, ये तो कहीं भी नहीं है, ये तो मनगढ़ंत बात कही है। क्योंकि जब लूनी नदी में अब ये क्वेश्चन ये था पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है, तो उसका तो जवाब है बालोतरा। अब कई लोगों ने बालोतरा को क्यों पूछा कि भाई यहां क्यों बाढ़ आती है, तो इसमें क्या बता दिया कि भाई इसका जो पेटा है वो नदी के तल से नीचा है। गलत बात, बिल्कुल गलत। ये क्वेश्चन यहां सेट होता है, मैं फिर बोल रहा हूं आया हुआ सवाल है आरपीएससी में कंपटीशन में। तो यहां पर बालोतरा ऐसा नहीं है। देखिए बालोतरा बाड़मेर जिले का हिस्सा है और बाड़मेर में घोर मरुस्थल है। जब लूनी नदी बालोतरा में आती है तो यानी कि घोर मरुस्थल में आ गई। अब क्या होता है, यहां हवा चलती है, ये नदी का, ये नदी है, तो नदी की जो खाड़ी है या ड्रेनेज है, यहां पर रेत उड़ती है, तो ये रेत से ये इस नदी का की खाड़ी या ड्रेनेज बोलते हैं अंग्रेजी में, ये भर जाती है।
तो ये मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, यहां से बंद हो जाती है नदी, यानी कि मिट्टी से भर के फुल। अब बारिश यहां पर ज्यादा हो गई तो ये नदी बह के निकलेगी। अब यहां तक तो ये ठीक चलती है बालोतरा तक, बालोतरा में ही ये क्या होगा, नदी से पानी, ये नदी का जो खाड़ी है वो भर जाती है, तो अवरुद्ध हो जाता है मार्ग, और मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से पानी यहीं पर फैल जाएगा, इसलिए बालोतरा में बाढ़ का दृश्य पैदा हो जाता है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको यहां पर यही जानकारी दे रहा हूं कि आप इसको अच्छे से देखिए, इन चीजों को, ये बारीक बातें हैं, आप लोग इनको सबको घालमेल कर देते हो। ठीक है, मेरे पास में किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, मेरा मोबाइल डिस हो गया भैया, इसलिए अभी मैं आपको, आप तो आराम से उत्तर भेजते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है धरती धोरारी, रामू चनाना, गंगा जीरा दुहा, गंगा लहरी। तो आप इसके जवाब भेजें। दूसरा मोबाइल मेरा चल रहा है, उसमें देख रहा हूं मैं, कुछ बच्चों का जो है आ रहा है जवाब। कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? तो देखिए, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के बहुत बड़े लेखक हैं, और कन्हैयालाल सेठिया के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि ये चूरू जिले के सुजानगढ़ के रहने वाले थे। वैसे ये सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे, तो ये सुजानगढ़ चूरू के निवासी थे। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें थी एक तो धरती धोरा, एक तो थी धरती धोरा। हालांकि केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी ने 1976 में इनकी एक कृति के लिए पुरस्कार दिया था, और वो कृति थी बच्चों लीलटास। अब लीलटास थी, धरती धोरा इनकी कृति है, एक मिंझर भी इनकी है, मिंझर एक पुस्तक इनकी है, मिंझर। नंबर 4 पाथल और पीथल भी मेरे ख्याल में कन्हैयालाल सेठिया की होगी। आपको ये, कई बच्चों को राजस्थान के साहित्य के बारे में मैंने जानकारी दी, तो पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया, पाथल और पीथल, तो ये भी पुस्तक इनकी थी। तो काफी अच्छी पुस्तकें इन्होंने लिखी, ये बहुत अच्छे साहित्य का सृजन किया, और सुजानगढ़ चूरू के ये रहने वाले थे। 1976 में इनको जो लीलटास पुस्तक है, इसके लिए पुरस्कार मिला था। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लीलटास इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। बाकी सवाल में धरती धोरारी पूछ रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ में और 4 पुस्तकें इनकी बताई, धरती धोरारी, लीलटास, मिंझर, पाथल और पीथल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राजसमंद झील का निर्माण महाराज राज सिंह ने, देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें ये गलत है, इसमें 1662 AD आएगा, तो इसका तो सही जवाब यही है। राजसमंद झील का निर्माण महाराज राज सिंह ने कब कराया था? तो देखिए बच्चे, ये जो झील बनी थी, ये गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी। महाराज राज सिंह ने इसको बनाया था, महाराज राज सिंह ने इसको बनाया, जिन्होंने 1662 से लेकर के 1680 तक शासनकाल रहा, इनका शासन इन्होंने किया, राज सिंह महाराज ने। तो इन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभिक समय में गोमती नदी पर यह झील बनवा दी थी। हालांकि झील के बारे में मैंने आपको काफी कुछ डिस्कस किया है कि सबसे पहले जब ये झील बन रही थी, तो ये लगातार टूट रही थी, गिर रही थी, बन नहीं पा रही थी। तो महाराज राज सिंह ने किसी तांत्रिक को बुलाया, बुला करके पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये झील बन क्यों नहीं रही है, क्या समस्या आ रही है? तो तांत्रिक महोदय ने बता दिया कि यहां पर कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो इस झील को नहीं बनाने दे रही है, यानी कि कोई बुरी शक्ति काम कर रही है, तो इसका इलाज बताओ, महाराज ने कहा। तो तांत्रिक ने कहा कि आपको महाराज एक ऐसी महिला से इसकी नींव रखवानी चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उसके लंबे बाल हो, तिल हो, फलाना ढिकाना, कुछ सिम्टम्स बताए। महाराज ने कहा यार मैं किसको ढूंढूंगा ऐसे, ये तो बताओ कि मुझे कहाँ, किसको ये मिलेगी कहाँ? तो उन्होंने आइडिया दिया कि मालवा के क्षेत्र में मिल सकती है, और इसीलिए वहां पर घेवर माता जो है मिल गई। तो घेवर माता में वो सारी बातें थी, लोग देवी है राजस्थान की घेवर माता, इसलिए राजसमंद झील की नींव घेवर माता के द्वारा रखी गई। और ये वो माता है जो इसी झील के किनारे बिना पति के सती हो गई। बाकी तो बहुत सारा मैटर है झील का। तो यहां पर अभी प्रश्न की डिमांड के हिसाब से मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको आवश्यक है। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है। ये सारे सवाल परीक्षा में राजस्थान में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं सारंग संगीत किस समय गाया जाता है, प्रातःकाल, दोपहर काल, संध्या काल और रात्रि में। देखिए बच्चों, सारंग संगीत का काल होता है, इसमें मध्याह्न भी लिखा मिल सकता है, दोपहर काल, ये नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि सारंग संगीत दोपहर में या मध्याह्न में गाया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, सारंग संगीत दोपहर के समय या मध्याह्न में गाया जाता है। ये जो संगीत होता है ना बच्चों, ये नाथ संप्रदाय के लोगों का है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है ये, इसलिए आपने कभी इसको देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, क्योंकि आप नाथ संप्रदाय से अगर संबंधित हैं तो ये जरूर आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप नाथ संप्रदाय से नहीं है तो आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैला देवी का मेला कब लगता है। सिंपल सी बात है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, कोई ज्यादा ये नहीं। कैला देवी के भवन में घुटमन खेले लांगुरिया, यानी कि लांगुरिया कैला देवी के भक्तों को कहा जाता है, लांगुरिया। कैला देवी के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लांगुरिया। करौली में ये कैला देवी का मेला भरता है, कैला देवी का जो मेला है ये कहां पर भरता है, करौली में, और इनके मेले को कहते हैं लक्खी मेला। क्या बोलोगे बच्चों, लक्खी मेला। तो इनका लक्खी मेला, कैला देवी का मेला जो है ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है, तो ये राइट कर दीजिए। अगला बिंदु है, नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ और माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से भेजिए कि नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे। हालांकि मैं प्रजामंडल का जब टॉपिक पढ़ाता हूं उस समय बेहतरीन ढंग से इसके बारे में मैं बताता हूं। 1920 की बात, एक विजय सिंह पथिक जी, जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा होता है, प्रजामंडल में भी आता है ये, तो वो यहां से चले जाते हैं कहां पर, वर्धा। ठीक है बच्चों, खैर ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, नहीं यहीं रुक जाएंगे अपन, तो इसलिए ये यहां ध्यान रखें। नवीन राजस्थान के प्रकाशक कौन थे। मजेदार तो बात जब है जब आप लोग अधिक संख्या में आए और मुझको ये बोला जाए कि सर आप खुल के पढ़ाइए, तब देखिए राजस्थान जीके के किस तरीके से हम टुकड़े 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 चिथड़े चिथड़े उड़ा देंगे, लेकिन सहयोग आपका अपेक्षित है मुझे। ठीक है बच्चों, तो यहां विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके प्रश्नों का, इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपके यहां पर देख रहा हूं। बहुत सारे बच्चे सही जवाब भी भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब भेज रहे हैं। कई बच्चे लगातार ही अच्छे जवाब भेज रहे हैं, क्योंकि अब मैं किसी बच्चे का नाम लूंगा तो ये बच्चे बोलेंगे साहब हमारा नाम नहीं ले रहे, तो लेकिन मैं देख पा रहा हूं यहां पर, कल आपको बेस्ट विशेष भेजूंगा कि आप अच्छा भेज रहे हो। कैला देवी, सॉरी नवीन राजस्थान, देखिए नवीन राजस्थान को इस जो सबसे पहले जब ये बना तब इसका नाम था राजस्थान केसरी। ठीक है बच्चों, ये जब पत्र बना तो इसका नाम क्या था, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। ठीक है, और कौन इसके हैं, विजय सिंह पथिक प्रकाशक है। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। इस पत्र को प्रारंभ में क्या कहा गया था, राजस्थान केसरी। 1920 में यह जारी हुआ था, विजय सिंह पथिक ने इसको जारी किया था। ठीक है बच्चों, और विजय सिंह पथिक ने इसको कहां से जारी किया था, वर्धा से। ठीक है, तो यहां पर वर्धा लिखें, तो वर्धा से ये प्रकाशित। हालांकि डिटेल समझाऊंगा, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 14, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। कौन सी पेंटिंग, नाथद्वारा पेंटिंग को क्या कहा जाता है, नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी और रसमाला। ठीक, लगभग सभी बच्चे इसका जवाब सही लिख रहे हैं, लगभग सभी बच्चे इसका जवाब सही लिख रहे हैं।
वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए अब मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही है, ये पिछवाई है। देखिए पिछवाई क्या है? नाथद्वारा शैली मेवाड़ की एक उपशैली है। ठीक है, चित्रकला मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया आपको। किसी दिन इस टॉपिक को यूट्यूब पर मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मोस्टली मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्लासों को देखा है, नहीं पढ़ाया। नहीं, आपको एक बार मैं इसको पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं सफल हो सकूंगा इसको आपको समझाने में। थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो यहां पर बच्चों देखिए, नाथद्वारा एक मेवाड़ जो चित्र शैली है, मेवाड़ की ये उपशैली है। और बच्चों इसमें पिछवाई का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है, गाय का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है, केले का अंकन इसमें काफी देखने को मिलता है। अब बात यह है कि व्हाट इज द पिछवाई। पिछवाई शब्द बनाए पीछे से, और पीछे का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा मेवाड़ में या श्री नाथद्वारा में है, उस प्रतिमा के पीछे कृष्ण की बाल लीलाओं से चित्रित एक पर्दा बनाया जाता है। यानी कि एक कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रांकित किया जाता है, और फिर उस पर्दे को भगवान श्री कृष्ण के पीछे लगा दिया जाता है। पीछे लगाने के कारण इस पर्दे का नाम हो गया पिछवाई। लेकिन उस पर्दे में किसकी चित्रों का अंकन है? कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन है, गाय का अंकन है, केले के पादप का अंकन है। ये खास तौर से इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक थे। आपके जवाब को मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बेली कृष्ण रुक्मणी के यहां पर लेखक कौन थे? राव पृथ्वी सिंह, श्री ईश्वरदास, प्रताप सिंह महाराजा और बांकीदास। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप मुझे भेजिए, जल्दी से भेजिए कि कौन थे इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में राव पृथ्वी सिंह को आप राइट कर दीजिए, राव पृथ्वी सिंह। ठीक है, और बेली कृष्ण रुक्मणी जो थी पुस्तक, ये डिंगल शैली में लिखी गई। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में जो साहित्यों का जो लेखन कार्य हुआ है वो दो शैलियों में हुआ है, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। तो डिंगल शैली में इसको लिखा गया है। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिंगल शैली क्या है और पिंगल शैली क्या है। बच्चों डिंगल शैली मूल रूप से राजस्थानी शैली है, मूल रूप से राजस्थानी। जिस तरीके से हम इस तरीके से राजस्थान को हम दो भागों में बांटते हैं अरावली के हिसाब से, ये पश्चिम राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान। तो डिंगल जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में यानी कि पश्चिम राजस्थान की शैली है। पश्चिम राजस्थान के अधिकांश साहित्यों को यहाँ डिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है, और ब्रज मिश्रित राजस्थानी जो है वो पिंगल है। इसमें ब्रज भाषा का पुट देखने को मिलता है पिंगल में। तो इसलिए ध्यान रखें, ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, इसके लेखक है राव पृथ्वी सिंह, अकबर के दरबार में रहते थे और इन्होंने इसका लेखन कार्य किया। ठीक है बच्चों, डिंगल भाषा में रचित है, राव पृथ्वी सिंह राठौड़ थे ये। अब अगला क्वेश्चन मैं यहां पर आपको लेकर आ रहा हूं, 16 नंबर। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में, मिहिर भोज के शासनकाल में, राज सिंह के शासनकाल में, राजा भोज के शासनकाल में। संख्या आपकी कम नहीं होनी चाहिए। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा तो मैंने बहुत अच्छे प्रश्न रखे और उनका सॉल्यूशन भी अच्छे से बताऊंगा। तो यहां पर सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली में देखिए, अभी मैंने बताया बच्चों को एक दिन कि यहां जो महामारू शैली है, ये महामारू शैली का जो जन्म हुआ है, जैसे बाड़मेर जो है, बाड़मेर में जो मंदिर है किराड़ू के, कौन से मंदिर? किराड़ू। तो इन मंदिरों को का जो निर्माण हुआ है वो महामारू शैली में हुआ है। कैसे हुआ कि यहां गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने जो अपने ड्राइंग्स यानी कि जो शिल्प बनाई, या महामारू शैली का मतलब भवन निर्माण की एक शैली हो गई, तो वहां वो लोग जिस अपनी शैली में भवन बनाते थे उन्होंने अपनी शैली का नाम रख दिया महामारू। कालांतर में इन लोगों ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने इसी शैली को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया
इसीलिए लोगों ने महामारू शैली का दूसरा नाम भी रख दिया और नाम रख दिया गुर्जर प्रतिहार शैली, जो कि इसका उपयोग करने वाले लोगों ने के नाम पर रखा गया था। तो बच्चों, महामारू शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली एक ही है। उदाहरण मैंने आपको दिया, बाड़मेर में किराड़ू के मंदिर इसी शैली में बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा होगा, धैर्य बनाकर रखें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए आप रुके रहें और समझ से रहें। कोई गलत, हम कोई आपको चुटकुलेबाजी नहीं कर रहे हैं, आपको आपके भविष्य के लिए कुछ चीजें बता रहे हैं। जलदुर्ग, इसका जवाब आपने दे दिया होगा। मेरे तो सभी स्टूडेंट इसका फटाफट जवाब दे रहे होंगे। काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर यह राजस्थान का किला है, सॉरी राजस्थान का नक्शा है बच्चों। और इस राजस्थान के नक्शे में आपको ये यहां बताना चाहूंगा कि ये तो नदी जा रही है चंबल और ये नदी जा रही है काली सिंध, और काली सिंध नदी के यहां पर एक आहू नदी है। तो यहां पर आप देखिए, जिस जगह पर आहू और काली सिंध का, क्योंकि ये काली सिंध नदी, ये आहू नदी, इन दोनों नदियों का गागरोन में मिलन होता है और इनके मिलन स्थल पर ही गागरोन का किला बना दिया। ठीक है, ये बिना नींव वाला किला है जो चट्टान पर बनाया गया है, लेकिन ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। और वह दुर्ग जिसके 3 तरफ या 4 तरफ पानी बहता हो, तो शुक्र नीति में ऐसे दुर्ग को हम क्या मानते हैं? शुक्र नीति मानती है, हम तो क्या मानते हैं? जलदुर्ग मानते हैं। इसलिए बच्चों, गागरोन का किला जलदुर्गों की श्रेणी में रखा गया। राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर में इस क्वेश्चन को पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया था और ये आता ही रहता है अक्सर, इसलिए नोट कर ले। अगला क्वेश्चन, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? देखिए बच्चों, अल्लाह जिलाबाई ने वैसे तो इसको मांड राग में गाया। समय खराब नहीं करते हुए मैंने फट से बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो अल्लाह जिलाबाई है, ये बीकानेर की रहने वाली थी। ये बीकानेर की रहने वाली थी अल्लाह जिलाबाई। अपने भी अलग ही जवाब लिखा है, बहुत बढ़िया बच्चों ने जो है जवाब भेजा है। और ये जो अल्लाह जिलाबाई है, ये मांड की बहुत प्रसिद्ध गायिका थी। ठीक है, केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, ये मांड गायकी में बड़ी प्रसिद्ध मानी गई। और इनका मूल रूप से जो संबंध रहा है वो कहां से रहा है बच्चों? बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह कौन सी है? तो देखिए, आपको मैंने काफी डिटेल से समझाया। वैसे इसमें आपको बता दूं जल्दी से, क्योंकि समय इसमें खराब नहीं करें, मैक्सिमम बच्चों को इस प्रश्न का जवाब आता है, ऐसा विश्वास है। चंबल। आगे चलते हैं, तो बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो बच्चों, बैराठ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं, जैनों के अवशेष, बौद्धों के अवशेष, मौर्य काल के अवशेष और इसके अलावा मुगल काल के अवशेष भी इस बैराठ की सभ्यता से प्राप्त होते हैं। यदि इसको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने YouTube चैनल पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से एक टॉपिक ये डाल रखा है, जिसको चित्र आकृतियों से बहुत अच्छे से मैंने क्लास को आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को आज ही देखेंगे और आपको बिल्कुल सही और सरल तरीके से उसमें मैंने समझाया। तो देखिए उसमें वहां पर, ओके। नेक्स्ट, दी अर्ली चौहान डायनेसिटीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो देखिए, दी अर्ली चौहान डायनेसिटीज, तो बच्चों इसमें चौहानों के बारे में जानकारी दे रहा है। डायनेसिटीज का मतलब चौहानों के राज्यों के बारे में जानकारी है। दी अर्ली का मतलब होता है कि जो चौहान सबसे पहले आए थे, दी अर्ली, है ना। चौहान डायनेसिटीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो वैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है। और इस पुस्तक में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि जो चौहान हैं, इन चौहानों की उत्पत्ति जो हुई है, चौहानों की उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मणों से हुई है। इससे हुई, ब्राह्मण जाति से हुई। और ब्राह्मण जाति में भी आपने जब पृथ्वीराज रासो का एक आपने सिद्धांत पढ़ा होगा राजपूतों की उत्पत्ति का, अग्निकुंड का सिद्धांत, उस अग्निकुंड के सिद्धांत का इन्होंने बड़ा समर्थन किया। इन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और इन्होंने कहा कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई
वो अग्निकुंड से हुई। सपोर्ट किया इन्होंने उनको, डॉक्टर चंद्रबरजाई को या पृथ्वीराज रासो को के बारे में, कि इन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो मुनि थे वशिष्ठ, उस वशिष्ठ ने हवन कुंड से चौहानों की उत्पत्ति की। ठीक है, तो इनको ब्राह्मण वंश से माना गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, आगे नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल को नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, पहली बात तो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने भेजे? 4 शिष्टमंडल। ठीक है, और इन 4 शिष्टमंडलों को अलग अलग लोगों ने लीड किया या उनका नेतृत्व किया। वो अलग अलग लोग कौन थे? तो अच्छे से समझिए, इसके लिए मैं अक्सर लिखता हूं जामभट्ट। क्या लिखता हूं बच्चों? जामभट्ट। जामभट्ट शब्द को याद रखिए। पहले शिष्टमंडल का जो नेतृत्व किया वो जलाल खां ने किया। जा का मतलब जलाल खां। दूसरे शिष्टमंडल का मान सिंह ने नेतृत्व किया। तीसरे शिष्टमंडल का भगवान दास ने नेतृत्व किया और चौथे शिष्टमंडल का टोडरमल ने नेतृत्व किया। तो यहां पर क्रम भी आपका बिल्कुल सटीक सेट हो गया, नाम भी आपके लिए जामभट्ट जाना पहचाना हो गया। और इसलिए इस नाम को याद रखिए कि 4 सदस्यीय यानी कि 4 शिष्टमंडल गए और उनका नेतृत्व करने वाला एक ही आदमी था, जामभट्ट। और जामभट्ट को यहां एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, तो जलाल खां नहीं बल्कि भगवान दास इसमें राइट होगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? ठीक है बच्चों, तो ये पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर। आपने सुना होगा, देखा होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पत्रों का लेखन कार्य और प्रकाशन कार्य कहां से हुआ है? अजमेर से। जैसे दुर्गा प्रसाद जी एक बहुत बड़े लेखक हुए थे, दुर्गा प्रसाद, नाम तो आपने मेरे ख्याल में सुना ही होगा। दुर्गा प्रसाद जी जो है, उन्होंने, दुर्गा प्रसाद चौधरी थे, उन्होंने दैनिक नवज्योति को यहीं से लिखा। और इसके अलावा मुंशी समर्थनाथ चारण ने भी यहां से राजस्थान समाचार पत्र को लिखा। और यहां पर और भी, अभी जैसे हमने नवीन राजस्थान की बात की थी, उसका भी हेडक्वार्टर अजमेरी बना। तो आप जब पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि अधिकांश पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन हुआ वो कहां से हुआ? अजमेर से हुआ। अजमेर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था। हम भी चाहते थे कि हम अंग्रेजों के साथ में रहें और उनसे सीधी सीधी टक्कर लें, और इसलिए हमने भी उसी स्थान को चुना। बच्चों, अगला क्वेश्चन, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो यहां एक तो सबसे पहले आपको लगेगा कर्माबाई कौन है, तो इसका जवाब तो प्रश्न में ही है, भक्त कवयित्री है। अब ये सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी, तो भक्त कवयित्री कर्माबाई नागौर की निवासी थी। मीराबाई के चरण चिन्हों पर चली। जिस प्रकार से मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी, उसी प्रकार से कर्माबाई की भी भक्ति माधुर्य भाव की थी। ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी अनन्य भक्त थी, जैसे मीराबाई थी। इसलिए कर्माबाई और मीराबाई दोनों के बारे में देख लीजिए कि ये भी नागौर की निवासी हैं। अगला प्रश्न हम लेके चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो चंग नृत्य तो होली पर ही होता है, ऐसा कहते हैं, होली पर होता है, यानी कि शिवरात्रि से लेकर के और होली तक होता है। चंग क्या होता है? एक बड़ी ढपली होती है जिसे नर्तक अपने कंधों पर रखता है और कंधों पर रखने के बाद में इस तरीके से बजाता है। ठीक है, और इस समय शेखावटी क्षेत्र में गीत जो गाए जाते हैं बच्चों, उन गीतों को कहा जाता है धमाल। तो ये ध्यान रखें, चंग नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? धमाल। अब आता है गीदड़। ये भी होली के अवसर पर ही किया जाता है, ये भी शेखावटी क्षेत्र का है। गैर भी होली के अवसर पर किया जाता है। लेकिन बच्चों, पणिहारी नृत्य, इसके लिए किसी अवसर की आवश्यकता नहीं है। जब आपको नृत्य का टॉपिक मैंने पढ़ाया तो मैंने यूट्यूब चैनल पर भी नृत्य का टॉपिक डाला हुआ है, तो वहां पर बता रखा है पणिहारी जो नृत्य है ये कालबेलिया नृत्य का एक प्रकार है।
कालबेलिया नृत्य के वैसे आपको बता दूं 3 प्रकार हैं। एक तो बागड़िया, एक तो कौन सा नृत्य है, बागड़िया, एक शंकरिया, 4 प्रकार है सॉरी, एक इंडोनी और एक पणिहारी। एक कौन सा है, पणिहारी। तो बच्चों ये ध्यान रखें, कालबेलिया नृत्य के यहां पर आप 4 प्रकार देख पा रहे हैं, बागड़िया, शंकरिया, इंडोनी और पणिहारी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है, सीधी सी बात है, बूंदी का किला। राजस्थान में 2 तारागढ़ दुर्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक तो बूंदी का किला और एक कौन सा है, अजमेर दुर्ग। ठीक है, अजमेर दुर्ग जो है या अजमेर का जो किला है इसको भी बोलते हैं, या इसको अजय मेरू दुर्ग भी बोलते हैं। अजय मेरू दुर्ग शुरू में बोलते थे, बहुत सारे नाम है, अजय मेरू दुर्ग, इसको गढ़बीटली भी कहते हैं, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, इसे अजमेर की राजस्थान की कुंजी भी कहते हैं, कई नाम है इसके। तो अजमेर का भी दुर्ग है और बूंदी का भी किला है। इसके बाद में नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? मोस्टली लोगों को पता है, कोटा। नूर मोहम्मद कोटा के चित्रकार थे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है समझाने की। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? तो देखिए, मैंने अक्सर बताता हूं, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है एक तो ये, और दीपदान के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का दीपदान, और इसी दिन पुष्कर में भी भरता है, और पुष्कर झील भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। तो कार्तिक पूर्णिमा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है, और कोलायत कहां पर है, बीकानेर में बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए यहां पर इस तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोठड़ा पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी और लहंगा। ये सवाल 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो मोठड़ा यहां पर, इसमें जो राइट आंसर माना, आप भेजिए, क्या भेज सकते हैं मोठड़ा के बारे में, आप क्या राइट भेजोगे? तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से इसका जवाब भेजें। तो मोठड़ा सही क्या माना? वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मोठड़ा एक पगड़ी भी होती है और मोठड़ा की ओढ़नी भी होती है। बट मोठड़ा है क्या? मोठड़ा एक रंगाई का काम होता है। एक तो लहरिया होता है, लहरिया तो आज महिलाएं पहन रही हैं, बहुत सारी महिला तो जो इसको देख रही हैं वो लहरिया पहन के ही बैठी होंगी आज, है ना बेटा? लेकिन आपको बता दूं 5 रंग का लहरिया सबसे श्रेष्ठ होता है और जयपुर का प्रसिद्ध होता है। लहरिया में लहरें होती हैं, आपने पहन रखा है तो आप देख लीजिए। लेकिन बच्चों मोठड़ा में क्या होता है, धारियां एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे काटती हैं। अगर इस तरीके से कोई प्रिंट आपको देखने को मिले तो उस प्रिंट को हम बोलेंगे मोठड़ा। अब इस प्रिंट से पगड़ी भी बनती है और इसी प्रिंट की ओढ़नियां भी होती हैं, लेकिन इसमें जो सही उत्तर माना था वो क्या था, ओढ़नी। हालांकि इस पे पिटीशन लग गई थी, कि इस पे याचिका दायर हो गई थी, पर फिर भी इसको ओढ़नी को राइट माना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन में कौन सी कंपनी संबद्ध है? तो बच्चों देखिए, आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि राजस्थान में खनिज तेल के उत्पादन के लिए 4 शैल देखे गए हैं। एक तो विंध्यन कगार वाला, ये वाला पूरा एक, इसका नाम है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। ठीक है, बेसिन, विंध्यन कगार बेसिन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बेसिन का मतलब होता है जैसे वाश बेसिन, इधर इधर का सब इकट्ठा होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे वाश बेसिन में क्या होता है, हाथ धोते हो तो इधर उधर का पानी पूरा इकट्ठा होकर के उसमें गिर जाए। इधर आप देखिए कि यहाँ जो जालौर और बाड़मेर, सांचौर बाड़मेर जो बेसिन है, ये राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें 2 जिले हैं, एक तो बाड़मेर और एक जालौर। ये बेसिन राजस्थान का सबसे ज्यादा ऑयल देता है, तेल देता है, और इसमें जो तेल निकालने का जो काम करती है वो ब्रिटेन की कंपनी है जिसका नाम है केयर्न एनर्जी। ये ध्यान रखें, ये केयर्न एनर्जी कंपनी इसमें से तेल निकालने का काम करती है। तो यहां पर
यही कह रहा है रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, केयर्न एनर्जी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट जवाब। और यहां पर इस एक ये है, ये वाला जैसलमेर सेल्फ है, इसको बोलते हैं जैसलमेर सेल्फ, ठीक है। एक आप यहां पर बीकानेर और नागौर ये वाला भी देख सकते हैं। तो राजस्थान में बच्चों 4 बेसिन हैं पेट्रोलियम पदार्थ के। 4 कौन कौन से हो गए? एक तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक जैसलमेर सेल्फ बेसिन, एक बीकानेर और नागौर बेसिन और एक विंध्यन कगार बेसिन। यहां इन 4 स्थानों से राजस्थान में ऑयल निकलता है, बेसिन है जहां इकट्ठा हो करके तेल इधर उधर से धाराओं में बह करके इकट्ठा हो जाता है, लोग यहां से निकाल लेते हैं। सबसे ज्यादा तेल का जो प्रोडक्शन होता है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन से होता है। यहां से तेल निकालने का जो काम करती है कंपनी, उस कंपनी का नाम है बच्चों केयर्न एनर्जी, जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी है, ठीक है। यूं तो राजस्थान में तेल निकालने के लिए ओएनजीसी भी काम कर रही है, एचपीसीएल भी काम कर रही है, एसआर कंपनी भी काम कर रही है और केयर्न एनर्जी भी कर रही है। लेकिन आपके प्रश्न का जवाब यहां पर क्या है? केयर्न एनर्जी। तो इस तरीके से आज हम आपको ये प्रश्न श्रृंखला लेकर आए जिसमें 30 प्रश्न थे। आगे मैं आपको, अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो मैं जरूर यहां पर उपस्थित होऊंगा आपको नई टेस्ट सीरीज लेकर के। लेकिन ध्यान रखें, अब की बार मैं जो टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं, हालांकि ये मैं ओवरऑल लेके आया हूं, इसमें आप अपना जौहर दिखा दें कि आपको कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन नहीं आए, कि आप खुद अपना मूल्यांकन करें, सेल्फ आप असेसमेंट करें अपना, और फिर देखें कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी संख्या में उपस्थित होकर के हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आपका पुनः आभार और नमस्कार। जय हिंद।